Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So today we are going to complete the remaining chapter Fiber to Fabric. So students, in the previous class we study about the full processing of wool fiber. Okay. So now today we are going to study about the soft, smooth and lustrous silk fiber. So silk fibers are also animal fibers. Silk is soft, smooth and lustrous. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture और silk farming. तो सिल्क फाइबर्स हम लोग को कहाँ से, सिल्क फाइबर एक तरह का एनिमल फाइबर है जो कि बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और लस्ट्रस है. तो ये जो रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म है, मतलब सिल्कवर्म को पालना, पोसना और उनका देखभाल करके उनसे सिल्क निकालना, सिल्क फाइबर उनसे निकालना, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर. So students, here you can see a map of India which shows the various states or some various places where the silk farming was डन. ओके, तो ये एक मैप है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में कौन कौन सी जगह में कौन कौन से तरह के सिल्क फाइबर्स मिलते हैं, और सिल्क फाइबर्स एज यू नो वेरियस तरह के होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहे हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मलबरी सिल्क मिलेगा. और जो येलो, थोड़ा डार्क येलो है, वहाँ पे आपको तसर सिल्क. एंड द ब्लू कलर, वेयर इट इज़ ब्लू कलर, वी कैन हैव देयर फ्रॉम देयर एरी सिल्क. And the light lemon yellow, muga silk, and the pink color is there from which we get oak tasar silk. Okay, so here are some information which is very important for you, for all of you to know that China leads the world in silk production. India is the second leading silk producing country. तो चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन देता है और वो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन इस पूरे वर्ल्ड में उनसे ही मिलती हैं. और इंडिया सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब इंडिया सेकंड, मतलब द्वितीय स्थान पे है सिल्क प्रोड्यूसन के. ओके, इंडिया के कुछ स्टेट्स के नाम क्या क्या हैं जहाँ पे सिल्क प्रोड्यूसिंग होता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, now we will study about the life history of silk moth, that how silk moth converts itself into a cocoon and how from that we get the soft, smooth and lustrous silk fibers. The female silk moth lays egg from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. तो जब सिल्क मॉथ, फीमेल जो सिल्क मॉथ है, वो जब एग्स अंडे देती हैं तो उन्हीं से क्या बनते हैं? लार्वा. तो उनके बाद वो किस तरीके से मतलब कन्वर्ट होते हैं? लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर और या फिर सिल्क वॉर्म्स भी बोल सकते हैं. दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब वो अपने नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है, और जिसका नाम क्या है? pupa. Okay, it first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure of 8. तो वो फर्स्ट क्या बनाता है? एक नेट बनाता है जो उसको पकड़ के रख सके, और फिर वो झूल जाता है, मतलब स्विंग करके झूल जाता है in the form of 8. Okay, during these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. तो जब इसी मूवमेंट के दौरान क्या होता है? उसका हेड का मूवमेंट के दौरान कैटरपिलर कुछ फाइबर सीक्रेट करते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं. ओके, तो जब एयर के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. The caterpillar completely covers itself by silk fibers. This covering is known as cocoon. The further development of moth continues inside the cocoon. तो कैटरपिलर जब अपने आप को completely कवर कर लेता है वो सिल्क फाइबर से, और उसी कवरिंग को क्या हम लोग बोलते हैं? कुकून बोलते हैं. और जब ये कुकून फर्दर डेवलप होता है तो उसके बाद वो, जब कुकून फर्दर डेवलपमेंट होता है उस कुकून के अंदर, तो वो फिर मोथ बन के, मतलब न्यू एक अडल्ट मोथ बन के वो निकलता है. लेकिन उसी के पहले ये कुकून्स को हम सब मार देते हैं और इन्हीं से हम लोग वो फाइबर्स बना सकते हैं. ओके,
सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क फाइबर्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हमारे जो सिल्क क्लॉथ्स होते हैं उनको बनाने के लिए सिल्क फाइबर्स यूज़ किया जाता है। द सिल्क यार्न और थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। तो सिल्क यार्न या फिर जो थ्रेड है ये कहाँ से हम लोग को मिलता है? वो कुकून जो है सिल्क मोथ के हिसाब से हम लोग को वहाँ से मिलता है। ओके, लेकिन इसमें सबसे दर्दनाक वाली घटना यही होती है कि वो जो कुकून हम लोग को, जो सिल्क फाइबर हम लोग लेते हैं इसके ये जो यूज़ करते हैं सिल्क क्लोथ्स, इसके लिए बहुत सारे कुकून्स को मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वैराइटीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म्स कि सिल्क वॉर्म्स कितनी तरह के होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप में देखा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के सिल्क मिलते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे yield is different in texture. टेक्सचर मीन्स कोर्स, स्मूथ और साइनी एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वैराइटीज़ की सिल्क मोथ्स होते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के दिखते भी हैं, और उन सब से अलग अलग सिल्क फाइबर्स निकलते हैं जिनका टेक्सचर अलग अलग होता है। जैसे कि कोई कोर्स होता है, जैसे कि कोई बहुत थोड़ा सा रफ होता है, और कोई बहुत स्मूथ होता है, और कुछ बहुत शाइनी भी होते हैं। ओके, सो दस तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। सो इसी के वजह से ये जो तसर सिल्क है, मूगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये बहुत अलग अलग तरीके के मोथ के कुकून से ये सब हम लोग को मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन सिल्क मोथ लेकिन क्या है? मलबरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। ये जो मलबरी सिल्क मोथ है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में इसको हम लोग डाई भी कर सकते हैं। ओके, और ये बहुत ही कॉमन है। Now here you can see the picture of the life history of silk moth. So the first one here is you can see that as a male moth and this is a female adult silk moth. Okay, so when they lay eggs on the mulberry leaves, after that it converts it into after that the eggs were converted into what? Silkworm, which are also known as caterpillars. Okay, so caterpillars after that convert itself into cocoons. Okay, so after that cocoons with developing moth. तो after that cocoons के अंदर, जो इस cocoon के अंदर ये अडल्ट मोथ बनने की ये जो एक प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो इनको अडल्ट मोथ हम लोग मतलब बनने नहीं देते हैं। ये जो कुकून के फॉर्म में रहते हैं तो इनको तभी ही मार दिया जाता है और उनमें से सिल्क फाइबर्स निकाले जाते हैं। Here you can see the another picture of life history of silk moth. That here the first one is adult moth which lay eggs on the leaves, and after that it forms larva, or you can say pupa. So caterpillars feed on mulberry leaves about 3 to 4 weeks. Each of them spins a cocoon around itself. तो वो पहले क्या करते हैं? लीव्स खाते हैं, बहुत 3 से 4 वीक तक वो पहले बहुत लीव्स खाते हैं, फिर जाके वो कुकून में अपने आप को बदल देते हैं। उसके बाद फिर से वो जो कैटरपिलर है वो प्यूपा में बदल जाता है। जो कुकून इनसाइड द कुकून है वो प्यूपा में बदल के फिर वो क्या होता है? अडल्ट मोथ हो जाता है। ओके, सो नाउ we will study about the rearing of silkworms like from cocoon to silk. तो cocoon से हम लोग को कैसे silk fibers मिलते हैं, उनके जो प्रोसेस हैं अभी हम वही पढ़ेंगे। अब तक हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ा कि कैसे एक अडल्ट मोथ एग्स देता है, फिर कैसे फिर वह कुकून में बदलता है, कैटरपिलर में पहले बदलता है, फिर कुकून में बदलता है, फिर प्यूपा में बदल के फिर से एक अडल्ट मोथ बनता है। लेकिन अभी हम लोग यही पढ़ेंगे कि कुकून से कैसे हम लोग सिल्क फाइबर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अ फीमेल सिल्क मोथ lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to the silkworm farmers. तो ये जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एक समय में
100 से भी ज़्यादा एग्स ले करते हैं, एग्स दे सकते हैं। ओके, तो फिर ये एग्स को कैसे एक केयरफुली स्टोर किया जाता है, मतलब जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं तो वो क्या करते हैं, ये एग्स को इकट्ठा करके स्टोर करते हैं किसी क्लॉथ के अंदर या फिर किसी पेपर में, और वो फिर बेच देते हैं। जो सिल्कवॉर्म फार्मर्स हैं उनको फिर वो बेच देते हैं। The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity। तो उसके बाद वो फार्मर्स क्या करते हैं, वही अंडे लेके एक हाइजीन मतलब बहुत हाइजीनिक कंडीशन में उसको स्टोर करके रखते हैं, और उसका जो टेम्परेचर उसके लिए क्या हिसाब से उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी वो लोग मैनेज करके रखते हैं। आफ्टर दैट द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। तो उसके बाद जो एग्स है उसको गर्म किया जाता है एक सूटेबल टेम्परेचर में, मतलब उसको बहुत उबाला जाता है, ठीक है, ताकि उसका जो लार्वा है तो उससे एग से हैच हो जाए। तो दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो ये तब किया जाता है जब मलबरी ट्रीज जो है एक फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स वो मतलब बियर करते हैं। ओके, सो देन द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। तो तभी वो क्या करते हैं, लार्वा कैटरपिलर जो सिल्कवॉर्म है वो डे नाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो इनको जब वो जो ट्रे पेड़ के ऊपर जब छोड़ दिया जाता है तो इन लोग क्या करते हैं, बहुत वीक्स तक ये लोग खाते रहते हैं अपना साइज़ को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो द वॉर्म्स आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। उसके बाद ये इनको एक ट्रेज में रखा जाता है, बैम्बू का जो होता है ट्रेज में रखा जाता है, और जहाँ पे वो फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स रखा जाता है ताकि वो जो लीव्स हैं वो खा सके। सो आफ्टर 25 to 30 days the caterpillars stop eating। ओके, तो 25 से 30 दिन तक वो लोग ऐसे खाते हैं, और अब 25 से 30 दिन तक खाने के बाद उनका खाना जब बंद हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, आफ्टर दैट दे आर मूव्ड टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कुकुन्स। तो उनको फिर कहाँ पे रखा जाता है, एक ट्रे में, बैम्बू के ट्रे में रखा जाता है जहाँ पे वो अपना कुकुन बनने का जो फॉर्म है ताकि वो स्टार्ट कर सके। ओके, तो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कुकुन्स गेट अटैच्ड। जहाँ वहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा स्मॉल रैक्स बनाया हुआ रहता है छोटा छोटा, ताकि वहाँ पे वो जो कुकुन है अच्छे से खुद को फॉर्म कर सके। ओके, आफ्टर दैट द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कुकुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। तो उसके बाद वो जो कुकुन के अंदर कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म है वो जो फॉर्म होता है, तो उसके बाद उनके अंदर जो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म है वो स्पिन्स करते हैं, कुकुन में बदलते हैं। उसके बाद वो जाके आफ्टर दैट वो सिल्क मोथ में बदलता है। तो यही है रियरिंग सिल्कवॉर्म। मतलब इस प्रोसेस में क्या बताया गया है कि सिल्कवॉर्म को कैसे पालते हैं और कैसे पोसते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, दैट female silk moth lays eggs. Okay, so after that here mulberry leaves, here is you can see the mulberry tree and the leaf of mulberry. Okay, and after that they feed the mulberry leaves. Okay, then after that they form in cocoons. Okay, so उसके बाद ये cocoon से form हो जाते हैं तो इनको फिर मार दिया जाता है, और उसी से ही हम लोग को silk fibers मिलते हैं। Okay, same here you can see the leaf of mulberry tree and the female silkworm moth with eggs and larva caterpillar silkworm feeding on mulberry leaves, and after that they form in cocoons. Okay, so now we will study about the processing of silk, कि silk fibers कैसे process किया जाता है। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers। pile of cocoons मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में cocoons को बहुत सारे कुकुन्स को एक साथ मार दिया जाता है जस्ट टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स, जस्ट कि कुछ सिल्क फाइबर्स की हम जो मतलब बनते हैं। तो इसके लिए एक पाइल ऑफ कुकुन मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में इन कुकुन्स को मार दिया जाता है। द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इन कुकुन्स को क्या किया जाता है, या फिर उनको कुछ दिन उनको धूप के नीचे रख के पहले रख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं, मतलब उनको बॉयल करके उबाल देते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज
द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। उसके बाद जब वो बॉयल हो जाता है, तो जब बॉइलिंग कंडीशन में होता है तो वो उसके कुकुन्स का जो सिल्क फाइबर्स है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकुन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो इसी प्रोसेस को, जहाँ पे सिल्क फाइबर्स को अलग किया जाता है कुकुन से, उसी को क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फॉर्म फ्रॉम द कुकुन। तो रीलिंग एक बहुत स्पेशल मशीन्स में किया जाता है, जहाँ पे ये काम होता है, ये फाइबर्स को अलग करने का काम होता है, ठीक है, कुकुन से। तो सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। उसके बाद सिल्क फाइबर्स को स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड्स में। कौन सा प्रोसेस में, स्पिनिंग में, मतलब सिल्क फाइबर्स को, सिल्क थ्रेड्स मतलब यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। यू ऑल नो दैट यार्न्स का कन्वर्शन का प्रोसेस क्या, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। थ्रेड्स वूवन इनटू सिल्क फैब्रिक बाय वीवर्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। तो उसके बाद जो थ्रेड्स है, मतलब यार्न्स जो है, सिल्क यार्न्स जो हैं, उसके बाद उनको किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, फैब्रिक्स में, मतलब सिल्क फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। So now we are going to study with the help of diagrams. Okay, so at first these all the pile of cocoons. So मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़ी तादाद में cocoons को collect किया जाता है। तो here you can see the cocoons were collected in a very vast scale. Okay, so now after that the cocoons get boiled or kept in sun. तो cocoons को देखो यहाँ पे कितने बड़ी तादाद में इनको boil कर दिया जाता है, मतलब इनको मार दिया जाता है। तो फिर इनको मारने के बाद वो क्या करते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क, मतलब उनके अंदर का जो उनके वहाँ से जो सिल्क फाइबर्स को, जो थ्रेड्स को, उनको अलग किया जाता है, और वो उसको प्रोसेस है ये, और इसी मशीन के हेल्प से उनको अलग किया जाता है, रीलिंग ऑफ सिल्क किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है सिल्क फाइबर्स को। उसके बाद क्या किया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है, मतलब वो जो सिल्क फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है सिल्क यार्न्स में, मतलब सिल्क थ्रेड्स में। ओके, तो स्पिनिंग इज डन आइदर मैनुअली और इन फैक्ट्री। स्पिनिंग या फिर मैनुअली, मतलब स्पिनिंग ये जो मैनुअली मतलब हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर उसको फैक्ट्रीज में भी जाके इसको कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर इट कन्वर्ट्स इनटू सिल्क फैब्रिक्स। तो आफ्टर दैट द यार्न मतलब silk thread is converted into silk fabrics with the help of the process called weaving. Okay, the process of arranging two sets of yarns together perpendicular to each other to make fabric is called weaving. मतलब दो सेट यार्न्स के, जो दो सेट को लेके परपेंडिकुलर एक दूसरे का परपेंडिकुलर ऐसे बना के उसको क्या, किस में कन्वर्ट किया जाता है, फैब्रिक में किया जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो मशीन्स है, हैंड ऑपरेट भी होता है, मतलब हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसको पावर मतलब मशीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैंड ऑपरेटेड लूम्स एंड द पावर ऑपरेटेड लूम्स। ओके, सो वीविंग कैन बी डन बाय मैनुअली, मतलब हैंड ऑपरेटेड लूम्स, और बाय power operated looms. Okay, I hope you all understood it very clearly. Now we will study about the discovery of silk. कि हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि ये rearing होता है, प्रोसेसिंग होता है, लेकिन ये सिल्क का डिस्कवरी कैसे हुआ था, मतलब कैसे इन्वेंट हुआ था ये सिल्क। So the exact time of discovery of silk is perhaps unknown. तो एग्जैक्ट टाइम तो हम लोग को नहीं पता है कि सिल्क कब डिस्कवर हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, the Empress Silangchi was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees grown in their garden. लेकिन एक चाइनीज लेजेंड, मतलब बहुत ही चाइनीज लेजेंड के द्वारा, जिसका नाम क्या है, सीचंग ली, उसको पूछा गया था, उसके जो एम्परर है, मतलब उसके जो राजा हैं, उनको पूछा गया, उनसे वो पूछे थे कि उनके जो गार्डन है उनमें मलबरी ट्रीज थे, तो उनके लीव्स डैमेज हो गए थे। तो तब उनसे पूछा गया कि लीव, ये जो इसका कारण निकालो कि ये ट्रीज के जो लीव्स हैं ये कैसे डैमेज हो जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, The Empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. तो वो फिर क्या देखें
कि वो जो कुछ वॉर्म्स हैं, मतलब जो सिल्क वॉर्म्स हैं, वो मलबरी लीव्स को खा ले रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद ये भी नोटिस किया कि वो उसके बाद अपने आप को एक कुकुन्स में बदल दे रहे हैं। ठीक है। Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and tangled of delicate threads separated from the cocoons. Okay? तो accidentally मतलब ऐसे ही accidentally क्या हुआ, एक cocoon उनके चाय का जो कप था उनके उसके अंदर जाके गिर गया, और तभी क्या हो गया, एंटेंगल हो गया, मतलब मर गया होगा वहाँ पे जाके, और उसका जो फाइबर्स थ्रेड्स है वो सेपरेट होने लगा कोकून से। ठीक है। तो आफ्टर दैट द सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो उसकी के बाद ये जो सिल्क का इन्वेंशन हुआ चाइना में, और लेकिन ये जो सिल्क का इन्वेंशन हुआ ये काफ़ी दिनों तक इसको मतलब सीक्रेट रखा गया वहाँ पे, कि ताकि किसी को पता ना चले, वो वही लोग सिर्फ वो यूज़ कर सके। लेकिन बाद में लेटर ऑन traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Route. लेकिन बाद में जो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स हैं वो उनको फिर सिल्क को इंट्रोड्यूस किए, अदर कंट्रीज से इंट्रोड्यूस किए, और इसी रूट को क्या कहा जाता है, अभी तक वो कहा जाता है कि सिल्क रूट। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सिल्क। ओके, सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज एंडेड। आई think you all find this chapter very interesting, because seriously this is a chapter of very interesting chapter. So now you have to moving to the exercise. The first question is you have read it. So which part of the black sheep have wool? So the hairy skin called as fleece has wool in black sheep. Okay, so what is mean by the white fleece of the lamb? White fleece means the hairy skin which is white in color. Okay, so I have written here the question number 1 answer and 4 answer. Okay, because ये आप ऑलरेडी जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो आई हैव रिटन यू द आंसर, यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, you have to write the meaning of the following terms: rearing, shearing and sericulture. Okay, so write it in your copy. And the second number, I have provided you the first question answer and the fourth question answer. सो यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चन है मैं भी आपके साथ डिस्कस कर दे रही हूँ, आप उनको खुद से कर लीजिएगा। द सिल्क वॉर्म इज़ अ कैटरपिलर और लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर है या फिर एक लार्वा है? सो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर क्या देंगे, क्या है? बोथ ए एंड बी, वो कैटरपिलर भी है और एक लार्वा भी है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल? तो इन चारों में से कौन वुल नहीं देता है हम सबको? याक देता है, कैमल भी देता है, गोट भी देता है, वुली डॉग हम लोगों को वुल नहीं देता है। ठीक है, फोर्थ आंसर मैंने आपको लिख दिया है। 5 आंसर में क्या है कि आपको ये स्टेप्स एक समझाना है, जो ये वुल का जो प्रोसेसिंग ऑफ वुल का जो स्टेप्स है, आपको मिसिंग स्टेप्स वहाँ पे ऐड करने हैं। तो आफ्टर शेयरिंग व्हाट इज द स्टेप वी आर गोइंग टू ऐड इज स्कोरिंग। ओके, scoring. Then after here it is written that sorting. Then after that we can add picking out of the birds, or we can say removal of birds. Okay, after that the step of dyeing should you have to add, and the last step is rolling. Okay, so sixth question, make a sketches of the 2 stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. So this you have to do it yourself, because I have already provided you the sketches, so you have to just sketch it in your copy. Okay, the 7th question is, out of the following which are the 2 terms related to silk production? कौन से 2 terms है जो silk production से related हैं? तो the first one is sericulture and the second one is moriculture. Okay, and here there is a hint. The second hint was scientific name of mulberry leaves is Morus alba. Okay, this is a very interesting scientific name, this Morus alba. Okay, question number 8, the match the following. Do it yourself student, because I know you can all do this. This is very easy and you can easily do it. Okay, so the chapter has ended. Do all the notes in your fair copy. जो भी notes लिखाए गए हैं अपने fair copy में अच्छे से लिख लीजिए. Learn the notes and read the chapter thoroughly. Okay, do the exercise question number 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okay, in your copy, do it in a nicely way. Okay, so
This is a very interesting chapter and the chapter has ended. We will meet soon with the next chapter. Okay, thank you students. And also students, if you have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Okay, thank you.